चलो, आवाज क्लियर है? ओके। आओ, पार्ट 2। ओके, चलो। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम सभी टीचिंग से रिलेटेड जो भी वैकेंसीज होती हैं उनकी तैयारी करते हैं। 20 अगस्त को होने वाले सीटेट के एग्ज़ाम के लिए हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं। 6 जनवरी को जो पेपर हुआ था 2022 में, उसके पार्ट 1 इट मीन सीडीपी के 15 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। अब जो सेकंड नंबर पे 15 क्वेश्चंस हैं, इट मीन्स पेडागोजी से संबंधित उन प्रश्नों को हम करने चल रहे हैं। ठीक, 6 जनवरी 2022 को जो पार्ट 2 हुआ था। समावेशन का क्या अर्थ है, मैंने आपको बताया था कि जब भी आप पेडागोजी वाले सेक्शन में चलेंगे तो आपको समावेशी शब्द का मतलब पता होना चाहिए। समावेशी का मतलब क्या होता है ये आपको बखूबी पता होना चाहिए। सभी विद्यार्थियों का उनकी सामाजिक पहचान से निरक्षेप होकर अपनाना, मतलब प्रत्येक बच्चे को हम ये सोचकर अपनाएं कि उसकी सामाजिक पहचान क्या है, उसको बिना ध्यान में रखे हुए प्रत्येक बच्चे को समान महत्व देना। तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। आइए बी वाले को पढ़ते हैं। अनुचित प्रयास और अलगाव पैदा करने वाली बाधाओं को अनदेखा करना। नहीं, अनदेखा करेंगे तो और ये अलगाव बढ़ेगा, अनुचित प्रयास और बढ़ेगा, इसलिए इसे अनदेखा नहीं कर सकते। भेदभाव को बढ़ावा देना और मतभेदों के प्रति असहिष्णुता। नहीं, भेदभाव को बढ़ावा नहीं देना है। भागीदारी और जुड़ाव के असमान अवसर, समान अवसर दीजिए। असमान अवसर किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं देना है। ठीक, तो जो बच्चे हैं उनके वो किस समाज से आए हैं, किस सोसाइटी से आए हैं, इसका बिना ख्याल रखे सबको सामाजिक पहचान की, उनकी जो सामाजिक पहचान है उसको दिमाग से हटा करके हमें सबको अपनाना चाहिए। यही समावेशन का अर्थ है। 7वां क्या है कि विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक सम्मानित करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। विविध सांस्कृतिक मतलब अलग अलग जगहों से बच्चे आए हुए हैं, उन सभी बच्चों को सम्मिलित करना है। आपको क्लास में सम्मिलित करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। देखो प्रश्न थोड़ा सा घुमाया है, ये नहीं पूछ रहा है कि क्या करना चाहिए, ये पूछ रहा है क्या नहीं करना चाहिए कि सभी बच्चे सम्मिलित हो जाएं क्लास में। ठीक, क्या है, हर विद्यार्थी को पहचाने और उसका सम्मान करें, ये तो करना ही है आपको। प्रश्न क्या है, किसको करने से बचना चाहिए, मतलब क्या नहीं करना चाहिए। प्रभुत्वशाली समूह के अनुभवों को प्राथमिकता दें। नहीं, आपको ये नहीं करना है। तो इस वाले प्रश्न पे ये वाला बी वाला ऑप्शन प्रश्न के हिसाब से सही है। किससे बचना चाहिए, इस काम को करने से बचना चाहिए, ये जो बी वाला है। मतलब जो लोग पावरफुल हैं उनको हम प्राथमिकता दें, तो ऐसा नहीं है, हमें ऐसा नहीं करना है। शिक्षण की सामग्री में विविधता शामिल करें, अनेक प्रकार के टीएलएम का प्रयोग करें, बिल्कुल ये भी करना चाहिए। कक्षा में सांस्कृतिक संवेदनशीलता का अभ्यास करें, जो हमारी संस्कृति है उसकी प्रैक्टिस करें और उसे महसूस करें। सारे बच्चों के रहन सहन, जो लोग जहाँ से आते हैं जिस क्षेत्र से, उसका सम्मान करें। तो ये 3 काम तो हम कर सकते हैं, लेकिन किसको करने से बचना चाहिए, इसे करने से बचना चाहिए, बी नंबर वाला। ठीक, आइए अब हम बात करते हैं डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है। यार डिसलेक्सिया पढ़ने और लिखने से संबंधित है, तो यहाँ पे पढ़ना दिया गया है, इसलिए रीडिंग से संबंधित जो विकार होता है, जो डिसेबिलिटी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं। 19 नंबर का प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों का समावेशन सुनिश्चित करने में प्रभावी है। मतलब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो अधिगम अक्षमता है फिर भी उन बच्चों को सम्मिलित करेगा, कहां, अपनी क्लास में। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है, अभिव्यक्ति के लिए केवल निश्चित विधा को अनुमति दें। तो केवल एक तरीके का प्रयोग करना अभिव्यक्ति के लिए कि इंग्लिश में ही बोलो सब लोग, तो ऐसे में फिर बच्चे भाग जाएंगे, उनका समावेशन नहीं हो सकता है, क्लास में उन्हें बिठाया नहीं जा सकता है एक लंबे समय तक। फिर क्या है, विफलता का आरोपण क्षमता की कमी को माने। मतलब
हम ये बता दें कि तुम असफल इसलिए हुए कि तुम्हारे अंदर क्षमता कम है, तो ये भी गलत है। फिर क्या है, बहुत लंबे और बारंबार दत्त कार्य दे करके, बिल्कुल नहीं। जो कमजोर बच्चे हैं, देखो अधिगम अक्षमता वाले बच्चे हैं, ये भाग जाएंगे तुरंत, ठीक है, प्रतिभाशाली नहीं है। सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्रदान करें, मतलब आपको कई रास्ते बताएं, कई तरीके बताएं जहां से आप अपनी सूचना प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चे इंटरेस्ट लेंगे, जुड़ेंगे आपसे और खूब आराम से आपकी क्लास में बैठे रहेंगे। तो डी वाला ऑप्शन इसमें हम टिक लगाते हैं। फिर देखिए 20 नंबर का प्रश्न क्या है, प्रतिभावान विद्यार्थी, प्रतिभावान मतलब प्रतिभाशाली विद्यार्थी जानकारी को जल्दी और सही तरीके से सीख लेते हैं। अवशोषित करना मतलब सीख लेते हैं, बिल्कुल सही है। फिर क्या है, अपने आयु स्तर से नीचे के प्रश्नों को हल करने में असमर्थ होते हैं, ऐसा नहीं है। प्रतिभाशाली है तो कोई बच्चा क्लास 10th में है तो 9th के क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, प्रतिभाशाली है तो निश्चित रूप से कर लेगा। सरल और असमान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति रखते हैं, नहीं, इनको कठिन काम करना पसंद होता है। में मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है, ये मूल बातें कह रहा है कि समझने में असक्षम होते हैं, ऐसा नहीं है, उनमें ये गुण पाए जाते हैं। मतलब जो ये 3 ऑप्शन दिए हैं ये गलत हैं और ऊपर वाला ऑप्शन सही है प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए, ठीक। बहुत जल्दी से और आसानी से उसको सीख लेते हैं। फिर क्या है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए, मतलब हम आपसे कोई प्रश्न पूछे हैं, हम शिक्षक हैं, आप उसका जवाब दीजिए, सहज तरीके से दीजिए। इसके लिए हम आपको क्या करें, दंडित करें, अवरुद्ध, रोकें, अनदेखा करें? नहीं, प्रोत्साहित करना चाहिए। गलत बोलो या सही बोलो उससे मतलब नहीं होना चाहिए, बल्कि आप बोलिए, अपने साहस को बढ़ाइए। हम आपको मजबूत करना चाहते हैं, है ना। फिर 21 नंबर के प्रश्न के लिए ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है। 22 नंबर का प्रश्न क्या है, विद्यार्थियों को हाल में ही सीखे गए संप्रत्यय पर विस्तारण में मदद करते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। मतलब अभी हमने आपको कोई कॉन्सेप्ट सिखाया, अब उसी को वो लोग हम एक्सप्लेन और करना चाह रहे हैं, जो आपने सीख लिया है, ठीक है, a+b का होल स्क्वायर सीख लिया है, ठीक है, या और कोई कॉन्सेप्ट है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है या दिन रात कैसे होता है, ये कॉन्सेप्ट हमने सिखा दिया, उसका विस्तारण है ना, संप्रत्यय का विस्तारण में मदद करते समय बच्चे उस बात को, उस कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ऐसा क्यों होता है। अब जब बच्चे इस कॉन्सेप्ट को बना रहे हैं तो आप किस प्रकार से उनकी मदद कर सकते हैं, आप किस प्रकार से उनकी मदद कर सकते हैं। लेकिन यहां पे प्रश्न क्या पूछा है, निम्नलिखित में से क्या करने से बचना चाहिए। मतलब बच्चे अगर कोई बात सीख रहे हैं तो आपको क्या नहीं करना चाहिए उस समय, ठीक। विभिन्न उपसंपत्तियों के बीच संबंधों को क्रियान्वित करना, देखो जब आप अनेक हेडिंग के अंदर जो सब हेडिंग्स हैं उसको कोरिलेट करते हो तो उससे और हमारी समझ बढ़ती है, इसे तो करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, संप्रत्यय के उदाहरण और गैर उदाहरण बनाना। आइए और पढ़ लेते हैं, अभी यहाँ पे रुकते हैं। अधिग्रहित जानकारी को नई समस्याओं पर लागू करना, ठीक है। बोर्ड पर लिखना और विद्यार्थी से इसे बिना समझे नकल करने के लिए कहना, ये नहीं करना है, बल्कि हम जो वो जानकारी प्राप्त किए हैं उसको देखें कि जो नई समस्या दी है उसको उस जानकारी के हिसाब से सॉल्व कर पाए कि नहीं, ठीक है। फिर क्या है, संप्रत्यय के उदाहरण और गैर उदाहरण प्रस्तुत करना, मतलब संप्रत्यय के बारे में किताबों से उदाहरण देना और जीवन से संबंधित भी, वातावरण से संबंधित भी, अनुभवों से संबंधित भी बातें बताना, ठीक है। तो ये नहीं करना है, इसे करने से बचना चाहिए जब कोई बच्चा सीख रहा हो तो, ठीक। उनको स्वयं से करने के लिए मौका देना चाहिए, ना कि नकल करने के लिए कहना चाहिए, ठीक है। किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थियों की विफलता को कम किया जा सकता है, मतलब बच्चे कम फेल हों, इसके लिए किस प्रकार का पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो। विफलता को कम किया जा सकता है, बिल्कुल, जो उनसे जुड़ा हुआ हो उससे अगर आप रखते हैं तो ठीक है। जो अत्यधिक चुनौतीपूर्ण और जटिल हो, ऐसा नहीं है। जो उनके दैनिक जीवन के लिए आप
प्रासंगिक हो, मतलब कोई उपयोग ना हो जीवन में, उसको भी नहीं करना है। जो अमूर्त से सरल की ओर आए, नहीं, सरल से अमूर्त की ओर जाए। इसलिए हमें क्या करना है, बच्चों को सफल बनाने के लिए वो जिस समाज से आते हैं, जिस जगह से आते हैं, वहां से उनको जोड़कर पढ़ाना चाहिए ताकि वो चीजों को समझ सकें। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं 24 नंबर प्रश्न की। 24 नंबर का प्रश्न क्या है, सार्थक सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है। मतलब बच्चे अच्छे से सीख लें, समझ ले चीजों को, उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है। कक्षा में प्रतिस्पर्धी संस्कृति का विकास, कंपटीशन का विकास छोटे बच्चों में मत करिए। फिर क्या है, बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना, मतलब जो उनके अनुभव हैं, जो उनके विचार हैं, उनसे पूछिए, उनसे बात करिए, उनको बोलने का मौका दीजिए। ये सार्थकपूर्ण अधिगम में सहयोग प्रदान करता है। फिर क्या है, जानकारी को पृथक खंडों में प्रस्तुत करना, ऐसा नहीं है। अगर आप अलग अलग एक ही कहानी को 5 बार सुनाएंगे अलग अलग खंडों में, तो वो कॉन्सेप्ट नहीं बना पाएंगे अपने दिमाग में। ठीक है, ऐसे उदाहरण देना जो विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ से संबंधित नहीं है, ऐसे नहीं करना है। आपको उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ी हुई बातें करनी है। इसलिए जो उनके अनुभव हैं, जो उनके विचार हैं, उसको सम्मान दीजिए। आइए अब हम 25 नंबर के प्रश्न को करते हैं। थोड़ा तेज कर रहे हैं प्रश्नों को, क्या ये तो सरल प्रश्न है इसलिए तेज कर रहे हैं थोड़ा सा। विद्यार्थियों को नए संप्रत्यय पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। देखो, संप्रत्यय से घबराओ नहीं। संप्रत्यय मतलब नई बातें सिखाते समय शिक्षक को क्या करने से बचना चाहिए। पहला क्या है, उन्हें दिए गए उदाहरणों में से सामान्य गुण खोजने के लिए कहें। ठीक है, ये ऑप्शन। उस संप्रत्यय से संबंधित गैर दृश्य उदाहरण प्रस्तुत करें। गैर दृश्य उदाहरण प्रस्तुत करें। तो इसको करने से थोड़ा सा बचना चाहिए। आओ आगे बढ़ते हैं, अभी टिक नहीं लगाएंगे। पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें, फिर सरल को। किसको करने से बचना चाहिए। ठीक है, फिर क्या है कि फिर हमारा प्रश्न क्या है, नई जानकारी को पिछले जानकारी से जोड़ना। देखो, नई जानकारी को पिछले जानकारी से जोड़िए। ठीक है, और किसको करने से बचना चाहिए। ठीक है, किसको करने से बचना चाहिए। ओके, आओ। जब बच्चे नई चीजों को सीख रहे हों तो उनके उदाहरण से मतलब जो आप उदाहरण दिए हों, बताइए कि इसको आप और इससे संबंधित उदाहरण बताओ आप, तो वो बता लेंगे, है ना। मतलब एक उदाहरण आपने दे दिया, ठीक है, फिर आप उसके सरल सरल बातों को ढूंढने के लिए कहिए। उसके नई नई विशेषता जो उदाहरण आपने दिया है उसमें से कुछ पॉइंट्स उनको लिखने के लिए कहिए, लिखेंगे, बिल्कुल ये सीखने में मदद करेगा। फिर क्या है, संप्रत्यय से संबंधित गैर दृश्य उदाहरण, मतलब कुछ ऐसे उदाहरण भी दीजिए जो उनके सामने ना हो। जैसे दिन और रात क्यों होता है, तो अब पृथ्वी घूमना तो दिखा नहीं सकते, सूर्य का घूमना तो दिखा नहीं सकते, तो गैर दृश्य उदाहरण भी उनको थोड़ा सा सोचने पे मतलब क्या करेगा, सोचने के लिए उनको प्रोत्साहित करेगा। ठीक है, पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें, फिर सरल को। आपको पता है कि बच्चे सरल से कठिन की ओर सीखते हैं, ना कि कठिन से सरल की ओर, इसलिए इसको करने से बचना चाहिए। देखो, अगर आप ऑप्शंस को धीरे से धैर्य के साथ पढ़ोगे, कभी कभी हम लोग भी जल्दी में पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता, फिर उसको जब धीरे से पढ़ते हैं तो खुद ही नेगेटिव दिखने लगता है कि पहले जटिल चीज़ें, ऐसा कौन सा शिक्षक है जो पहले कठिन चीज़ों को सिखा दे फिर छोटी चीज़ों को सिखाए। नहीं, छोटी से कठिन की ओर हमको चलना है, तो इसको करने से बचना चाहिए। आइए हम 26 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है कि इस कार्य में किन संकेतों ने उसकी मदद की। ऐसा करने से विद्यार्थी आत्मकेंद्रित, अधिसंज्ञान, अति औचित्य या विलंबी नकल का विकास कर रहा है। देखो, कोई क्या है, विशिष्ट जानकारी, एक स्पेशल जानकारी है के स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर, मतलब कोई प्रश्न पूछा गया, उसके लिए उसने खूब चिंतन किया, खूब मनन किया, उसके बाद उसका जवाब देता है। देने के बाद विद्यार्थी इस पर विचार कर रहा है, उत्तर दे दिया है, सही जवाब दिया है, अब वो विचार कर रहा है कि मैंने कैसे उसको याद किया, कौन कौन सा पॉइंट हमारे लिए सहयोगी है, इस टाइप से सोचता है। ठीक है, ऐसा करने से उस
ऐसा करने से किसके विकास में मदद मिलेगी? जब बच्चा स्वयं में चिंतन करे, स्वयं से किसी चीज को सोचे, स्वयं से किसी चीज को करे, तो ऐसे में उसका मेटा कॉग्निशन बढ़ता है, अधिसंज्ञान, उसके अंदर का ज्ञान बढ़ता है। ठीक है, तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। आइए 27 नंबर की ओर आते हैं। लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देश को क्या कहते हैं? इसको तो याद कर लो, इसमें तो कुछ है ही नहीं। इसको ठीक है, एल्गोरिथम कहते हैं। कलन विधि, कलन विधि का मतलब ये होता है, एल्गोरिथम का मतलब ये होता है कि जब हम स्टेप वाइज किसी चीज को करते हैं, जब हम किसी सवाल को स्टेप वाइज लगाते हैं, एक एक स्टेप में, तो उसे हम कलन विधि कहते हैं। वही प्रश्न है, चरण दर चरण, मतलब स्टेप वाइज जब हम किसी चीज को करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, एल्गोरिथम कहते हैं या कलन विधि कहते हैं। आइए 27 हो गया हमें, 28 देखते हैं। विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियां, मतलब कंफ्यूजन, उनके बारे में क्या बतलाती हैं? देखो, छोटे बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, अत्यंत गलत और तर्कहीन सोच, तो ऐसा नहीं है, अभी उनको बहुत कड़ी सजा मत दो, अभी वो फिर से परिवर्तित हो जाएंगे। अगर गलत सोचे हैं तो सही सोच लेंगे। ठीक, उच्च क्रम की भावनात्मक और बौद्धिक क्षमताएं, अगर भ्रांतियां उत्पन्न कर रहे हैं तो उच्च क्रम की भावनात्मक और बौद्धिक क्षमताएं कहाँ हैं उनमें? फिर है अवधारणाओं के बारे में भोली और सहज समझ, बच्चे हैं, थोड़ा लचीले होकर जवाब को चुनिए, प्रश्न को पढ़िए और लचीले होकर के, बहुत सहज होकर के उस ऑप्शंस को पढ़िए, तो आप सी वाले को सही पाएंगे। कि अगर कोई मिसकॉन्सेप्शन होता है उनके दिमाग में, कोई गलत अवधारणा बनती है, तो बस ये बच्चे भोले भाले होते हैं, सरल होते हैं, उसी को हम मानते हैं कि उनका ये भोलापन है, उनकी ये सहज समझ है जो उनको थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्शन की ओर ले गई, ये सुधार सकते हैं हम। गंभीर संज्ञानात्मक कमियां, बिल्कुल ऐसा मत बोलिए, इसको आप समझिए। ठीक, सरल होकर के बच्चों के बारे में सोचिए तो जवाब आप सही दे पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विद्यार्थियों में गर्व का कारण बन सकती है? मतलब कैसी, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको अगर हम पढ़ें तो बच्चों के अंदर गर्व का कारण बन सकता है? जब असफलता का कारण स्वयं को माना जाता है, ओके, जब असफलता का कारण दूसरों को माना जाता है, जब सफलता का कारण स्वयं को माना जाता है, जब सफलता का कारण दूसरों को माना जाता है। आप बताइए कि इसमें से गर्व की बात कब आएगी? जब असफलता का कारण स्वयं को माना जाए तो गर्व की बात तो इसमें है नहीं। ठीक है, जब असफलता का कारण दूसरों को माना जाए, इसमें भी कोई गर्व की बात नहीं है। असफल हो गए हो तो काहे का गर्व करोगे? गर्व तो यहां होगा जहां सफल हुए हो। गर्व सफल, मतलब जब सफलता का कारण स्वयं को माने, जब हम ये कहेंगे हमने मेहनत किया, हमने पढ़ा, तो हमारे अंदर प्राउड की भावना आती है, प्राइड आता है ना? तो इसमें सी वाला ऑप्शन टिक लगाते हैं। अब कोई नकल करके हमें सफलता प्राप्त करा दे, नकल करा करके, तो फिर गर्व नहीं आता है। जब हम खुद से पढ़ते हैं, खुद से मोटिवेट होकर के पढ़ते हैं, तो ये हमारे अंदर गर्व की भावना को जागृत करता है। अब हम देखते हैं 30 नंबर के प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? आंतरिक प्रेरणा का मतलब बच्चा स्वयं से मोटिवेट है, किसी के कहने पर नहीं, बच्चा स्वयं से सारे कार्यों को करता है। आइए देखते हैं। मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रत्यय की समझ बनाने के लिए जरूरी है। मतलब हमें पढ़ना चाहिए क्योंकि ये हमारे अंदर जरूरी बातों को विकसित करता है। ठीक, जो हम समझना चाहते हैं, जो हम पढ़ना चाहते हैं, वो पढ़ के ही हम अपने अंदर कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। तो ठीक है, ये आंतरिक प्रेरणा है, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, मतलब स्वयं से वो कह रहा है। मुझे शिक्षक द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन करना चाहिए, ये तो मतलब आंतरिक प्रेरणा नहीं है, ये बाह्य प्रेरणा है। ठीक, मुझे प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए स्थान प्राप्त करने की इच्छा आंतरिक प्रेरणा में नहीं होती, इनाम प्राप्त करने की इच्छा आंतरिक प्रेरणा में नहीं होती। मुझे अपने साथियों से प्रशंसा प्रभुत्व प्राप्त करना है, ये सब बाह्य प्रेरणा के उदाहरण हैं। तो मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रत्यय की समझ बनाने के लिए जरूरी है, इसलिए इसमें ए ऑप्शन को टिक लगाते हैं। आंतरिक प्रेरणा मतलब अंदर से कार्य करने की इच्छा को हम आंतरिक प्रेरणा कहते हैं। ठीक है, तो 30 नंबर के प्रश्न को भी हमने कर लिया। आपने देखा कि हम लोगों ने सफलतापूर्वक 6 जनवरी 2022 को जो पेपर हुआ था उसके पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को कर लिया है। नेक्स्ट
क्लास में जो भी और नेक्स्ट पेपर होंगे उसको हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। और आप अपनी पढ़ाई को करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।